स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। पिछली वीडियो हमने वैदिक साहित्य यानी कि वेद देख लिए थे। अब हम देखेंगे वैदिक काल के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन है उनके बारे में हम देखेंगे। और जो लोग आए, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्तिकरण क्या रहा, जो एकदम से समाप्त होने लगा। तो बहुत से इतिहासकार क्या मानते हैं कि बाहर से लोग आए थे, यानी कि आक्रमणकारी आए थे जिन्होंने आक्रमण किया, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने लगी। उसके बाद जो क्या है वैदिक सभ्यता प्रारंभ होने लगी। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के जो धुर कौन था, तो वो थे आर्य लोग। बहुत से लोग आर्यों को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जगह के निवासी मानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्स मूलर। इतिहासकार मैक्स मूलर आर्यों को मध्य एशिया के निवासी मानते हैं। किसके मानते हैं? मध्य एशिया के। और तिलक जो हैं हमारे प्राचीन भारत के बहुत ही उत्कृष्ट नेता, उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स लिखी है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि आर्यों को आर्कटिक का निवासी बताया है। ठीक है, तो आर्यों ने जो प्रचलन में रीतियां लाई, उनका जो सामाजिक जीवन था, आर्थिक राजनीतिक जीवन था, उनके आधार पे हम पहले तो वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल क्या है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहा है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल क्या रहा है, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हो चुकी थी, तो उस टाइम के आधार पे हमने इसे डिवाइड किया ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। सामाजिक जीवन क्या रहा उन लोगों का, वो लोग किस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। तो समाज जो था वो 4 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन ये क्या बोल वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पे थी। कर्म के आधार पे कैसे थी? जो ब्राह्मण जो यज्ञ वगैरह कराते थे वो ब्राह्मण होते थे, जो युद्ध लड़ते थे वो क्षत्रिय होते थे, और जो व्यापार करते थे वो कौन होते थे? वो वैश्य होते थे। और शूद्र कौन होते थे? जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, उन्हें कहा जाता था शूद्र। ठीक है, ये हो गया इसका सामाजिक जीवन। और क्या था? लोग पशुपालन ज़्यादा करते थे उस टाइम तक, क्योंकि लोहे की खोज हुई नहीं थी, तो लोग पशुपालन को अपना प्रमुख कार्य मानते थे। प्रमुख कार्य क्या था ऋग्वैदिक काल का? पशुपालन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाय को बहुत ही इम्पोर्टेंट पशु माना जाता था उस टाइम पे। गाय को क्या बोलते थे? अघन्या, अर्थात ना मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थ होता था ना मारे जाने योग्य। माना जाता था कि जो गायों का वध कर देता था उसे पाप लगता था। और आपने अघन्या, गौवध अभी प्रचलन में है बहुत ज़्यादा कि गौवध नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? वैदिक काल की सभ्यता है। वैदिक काल से ही गौ हत्या को एक अपराध माना जाता है, कहा जाता है कि पाप होता है, तो उसे अघन्या कहते थे। अघन्या इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में या वनडे एग्जाम में ऋग्वैदिक काल से अगर प्रश्न पूछा जाता था, बहुत संभावना है कि यहाँ से पूछ ले कि अघन्या किससे संबंधित है। अघन्या जो वर्ड है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गायों से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में क्या था कि अलग अलग इकाइयों में समाज डिवाइड था। कौन कौन सी? कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी कुल, यानी कि जो परिवार टाइप का होता था। एक तो वो हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई वही तो होगी जो परिवार टाइप का, आपस में जो लोग रहते थे वो हो जाते थे कुल। और उसका मुखिया कौन हो जाता था? कुलपति। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? ग्राम। ग्राम में कौन आएगा? जो ग्राम होते थे, गांव वगैरह, उसका एक मुखिया होगा। उसका मुखिया क्या कहलाएगा? ग्रामीणी। ठीक है, और उससे जो 2-3 गांव मिलके एक बिस बनेगा, बिस का मुखिया क्या कहलाएगा? बिसपति। और उसके बाद जो पूरे एक समाज का जो है मेन हेड होता था वो कौन होता था? जन।
जन का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, जनस्य गोपा। और जो चारों दिशाओं का कहा जाता है, जिन्होंने चारों दिशाओं की विजय कर ली हो, उसे क्या क्या कहा जाता था, सम्राट। यानी कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो होता था सम्राट। ठीक है, यहाँ पे हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में देख लिया कि सामाजिक जीवन क्या था, लोग कर्म के आधार पर डिवाइड थे, पशुपालन उनका मेन काम था, और राजनीतिक जीवन, और हाँ, राजनीतिक जीवन में क्या है, सभा, समिति, विधत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समितियां होती थी ऋग्वैदिक काल में, जिसमें से विधत बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति मानी जाती थी उस टाइम की। विधत में क्या था, महिलाओं को भी हिस्सा लेने का मतलब अवसर प्राप्त था। ठीक है, और सभा जो थी, सभा की तुलना हम वर्तमान में लोकसभा से कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार को अपदस्थ करने का हक किसे है, लोकसभा को है ना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होके मतलब सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। वैसे ही जो सभा थी, सभा राजा के निर्वाचन में भी और सभा राजा के पदच्युत करने पर भी, यानी कि हटाए जाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। इसलिए सभा उस टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति मानी जाती थी। ठीक है, और सभा और समिति का उल्लेख आपको अथर्ववेद में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले सभा और समिति का उल्लेख अगर कहीं देखने को मिलता है तो अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या था, सामाजिक जीवन में थोड़े से परिवर्तन आए, तभी तो डिवाइड करेंगे, जब दोनों में कोई अंतर होगा तभी तो अलग अलग करेंगे ना हम। तो क्या अंतर था, सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था जो थी यहाँ पे जन्म के आधार पे हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में क्या था, कर्म के आधार पर थी वर्ण व्यवस्था, बट यहाँ पे क्या आ गया है, जन्म के आधार पे हो गई थी। यानी कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, जो वैश्य के घर में जन्म लेगा वो वैश्य होगा, जो शूद्र के घर में जन्म लेगा वो शूद्र होगा। ठीक है, और यहाँ पे आर्थिक जीवन में कोई चेंजमेंट ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि उस उत्तर वैदिक काल तक मोहरें वगैरह ज़्यादा मिली नहीं थी, तो व्यापार किससे, वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था। ऋग्वैदिक काल में भी होता था वो तो। ठीक है, तो आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया, लेकिन एक चेंजमेंट ये आया यहाँ पे कि लोहे की खोज हो चुकी थी। हालांकि ये उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हुई कहाँ पे थी, तो यूपी के अतरंजी खेड़ा में। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि लोहे की खोज कहाँ पे हुई थी या कहाँ पे लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहले लोहे के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे, वो मिले थे यूपी के अतरंजी खेड़ा में। लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे की खोज जब हो गई थी तो क्या हुआ कि कृषि में एक क्रांति आई। क्रांति कैसे आई कि जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो लोहे के नए नए औजार बनाए जाने लगे थे, और जब औजार बनाए जाने लगे थे लोहे की, तो जाहिर सी बात है कि जुताई बहुत अच्छे से होगी, और जुताई अच्छे से होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो फिर लोग उसका व्यापार भी करेंगे। ठीक है, तो और राजनीतिक जीवन में देखेंगे, राजनीतिक जीवन में सभा और समिति जो थी वो तो थी, उनका मतलब अस्तित्व अभी भी था, लेकिन जो विधत थी ऋग्वैदिक काल में, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विधत का उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व समाप्त हो गया पूर्णतः। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं को भी सभा और मतलब समिति में भाग लेने का अधिकार था नहीं। विधत ही तो थी एक जो महिलाओं का अस्तित्व को दिखाती थी, महिलाएं उसमें भाग ले सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे विधत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, और सभा और समिति अभी भी बची हुई थी, लेकिन उसका भी महत्व कम हो गया था। राजा के जो अधिकार थे उनमें बढ़ोतरी हुई, और जो पहले ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति को राजा नियुक्त करने और पदच्युत करने का अधिकार था, उसमें भी कमी आई उन लोगों की, और सभा और समिति का महत्व भी कम हुआ। अगर स्टेटमेंट कभी दे दे कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कम हुआ, तो स्टेटमेंट एकदम सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे, और विधत तो हालांकि पूरी तरह से ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को
सभा में भाग लेने का अधिकार था और बोलने का भी अधिकार था। आपने सुना होगा कि लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी ये ऋग्वैदिक काल की बहुत ही विदुषी महिलाएं थीं, ठीक है। इन्होंने वेदों की जो रचना है उनमें भी महत्वपूर्ण मतलब भागीदारी निभाई। जब हम दोनों चीज़ों का अंतर के आधार पे विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो तो बहुत समृद्ध अवस्था में थी, मतलब कि कोई निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सभा कर रही थी ना, नियंत्रण कर रही थी राजा के ऊपर, तो राजा निरंकुश नहीं होगा। और क्या था, महिलाओं को बहुत ही सम्मानीय स्तर प्राप्त था समाज में, और जो विवाह जो था वो बहुत ही पवित्र संस्कार माना जाता था उस टाइम पे समाज में, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में तो हमारी जो सभ्यता थी बहुत समृद्ध अवस्था में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो आते आते यहाँ पे पतन शुरू होने लगा। क्यों पतन शुरू होने लगा? वैसे तो हम देख सकते हैं कि एक तरीके से अगर हम देखें कि लोहे की खोज हुई तो जाहिर सी बात है कि समाज में क्रांति आई, नए नए मतलब उपकरणों का फिर निर्माण होने लगा। लेकिन महिलाओं को लेके और वैश्यों और शूद्रों को लेके अगर हम देखें तो क्या था कि इनकी स्थिति में गिरावट आई, तो जाहिर सी बात है कि पतन शुरू हो गया था, ठीक है। धन्यवाद।